हेलो दोस्तों, मैं विनायक मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने कल एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चंस की मैं चर्चा करूंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जिनके आने की संभावना है। तो उसी की कड़ी में कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं, उन पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, देखते हैं उनका क्या बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है, कैसे आपके एग्जाम में आएंगे तो आप उनका कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सीधे हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस आपकी जारी होगी, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। इस बार 60,244 में एक वैकेंसी आपकी है, 60,243 किसी और की है, आपकी एक है बस। क्वेश्चन नंबर 1 या उसने बोला ए ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय प्रारंभ किया और 37,500 रुपये के साथ बी ने कुछ समय बाद जुड़ जाता है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 3:1 के अनुपात में साझा किया जाता है तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप में सिर्फ एक फार्मूला काम करता है, उसके अलावा कोई भी फार्मूला काम नहीं करता, चाहे जितने बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ जाए। क्या फार्मूला वो होता है कि आपका जितना प्रिंसिपल है, मतलब P1 मान लें, कोई ए है और बी है, एक P1 ए ने P1 प्रिंसिपल को M1 मंथ के लिए लगाया, बी ने P2 प्रिंसिपल को M2 मंथ के लिए लगाया। इनका जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट। चलो इसको स्मॉल लिख लेंगे, प्रॉफिट का रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? प्रॉफिट का। तो ए का जो प्रिंसिपल और मंथ का मल्टीप्लिकेशन, बी के प्रिंसिपल और मंथ के मल्टीप्लिकेशन का जो रेशियो होता है वो उनके प्रॉफिट का रेशियो होता है। इसी क्वेश्चन पे, इसी मतलब क्या बोलते हैं, फॉर्मूला पे बेस्ड हमारा क्वेश्चन है। ए ने 75,000 रुपये लगाए, ए के कितने रुपये? 75,000 रुपये लगाए और वर्ष के अंत की बात कर रहा है, वर्ष के अंत में, इसका मतलब 12 महीने के लिए लगाए होंगे। और बी ने 37,500 रुपये लगाए, कितने महीने के लिए पता नहीं, मान लिया x महीने के लिए। प्रॉफिट हुआ 3:1 का। हल कर लो, 5 ये 0 से 0 चला गया, 25 से काट दो, 25 3 75 और 25 से कम 25, 12 बचा, 25 पंचे 125 और 15 दूनी 30। तो इधर बचा 24, इधर x बचा उसको बटे में ले आएंगे, इधर बचा 3:1, 3 8 24। इसका मतलब x ने सिर्फ 8 महीने काम कर पाया। और सवाल ने पूछा था तो कितने महीने के बाद बी शामिल हुआ, इसका मतलब 4 महीने के बाद शामिल हुआ। भाई टोटल 12 महीने काम करना है, बी ने सिर्फ 8 महीने काम किया, इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन हुआ? 4 महीने के बाद बी ज्वाइन हुआ। तो इस सवाल का आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 4 महीने आ जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। पार्टनरशिप का कोई भी क्वेश्चन है सिर्फ इस पैटर्न पे हमारा लग जाएगा और कोई भी पैटर्न हमको फॉलो नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है? एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:5 है। इसका क्षेत्रफल 6750 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की चौड़ाई देखो, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एरिया। ठीक है, बस इसी पे बेस्ड है। और उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने पूछा कि आयत की चौड़ाई मतलब b इंटू ए का रेशियो पूछा है। हमें पूछा क्या, पहले हमको माइंड में क्लियर होना चाहिए। इसका मतलब हमको चौड़ाई चाहिए और हमको क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। चौड़ाई चाहिए, क्या चाहिए? क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, क्षेत्रफल तो उन्होंने दे रखा 6750, क्षेत्रफल तो दे रखा है 6750, बस हमको क्या नहीं पता है? चौड़ाई नहीं पता है। तो चौड़ाई निकाल लो। तो चौड़ाई के लिए उन्होंने एक चीज दिया कि अनुपात इनका 6:5 है। तो अनुपात हटाते हैं, हम कोई एक पद लेते हैं, तो हमने 6x इंटू 5x ले लिया और बराबर में कितना आ जाएगा? 6750। अब इसको हल करेंगे तो देखो, आप इसको 5 से काट लो, 5 1 5, फिर 1 5 15 5 25, 6 से काटो, 6 दूनी 12 और 1 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 225, एक्स की वैल्यू 15 आ गई। अब ब्रीथ पूछी गई, लंबाई और चौड़ाई, मतलब ये 5x है, चौड़ाई का मतलब 5x। तो बी का मतलब हो गया 5x, एक्स की वैल्यू कितनी? 15। अब 15 से काट दो इसको, 15 को 60 और 15 को 60 हो जाएगा, 15 75, 5 से काटोगे इससे 5 45। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 1:90। सवाल का आंसर कितना? 1:90। कितना सरल क्वेश्चन था। हमसे लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया था, क्षेत्रफल दिया गया था, लंबाई चौड़ाई के अनुपात का यूज करके हमने x का मान निकाल लिया जो चर पद था एक हमारा। तो यहाँ से b की वैल्यू, अगर हमसे l और b का अलग अलग मान पूछ लेता तो l हमारा 6x है तो 6 × 15, ठीक है, और ये हमारा 5x है तो 5 × 15, 15 × 5 75 और 15 × 6 90 सेंटीमीटर। एल ओ बी भी आ जाता है। और एरिया तुमको पता ही है 6750,
हमसे परिमाप पूछे तो परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, बड़ा बना लेना इसको, तो ये 90 प्लस 75, इसको भी हल कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबको बात समझ में आ गई? तो किस तरीके से हमसे कुछ भी पूछे तुम इस सवाल में निकाल सकते हैं। और कांस्टेबल में बड़े सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं आते, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? बहुत ही हैंग कर रहा है लैपटॉप। एक हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से निश्चित दूरी तय करता है। 1 घंटे और 40 मिनट में समान दूरी को तय करने के लिए कितनी गति चाहिए? देखो एक ही फॉर्मूला लगता है हमारा, डिस्टेंस बराबर चाल इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब समझो हमारा दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है, तो हमें दूरी हवाई जहाज 4 घंटे में 250 किलोमीटर, दूरी हमारी आ जाएगी 4 घंटे में 250 किलोमीटर, ये हमारी कितनी आ गई? दूरी आ गई, डिस्टेंस। अब हमसे पूछ रहा है कि 1 घंटे 40 मिनट में कितना समय लगेगा। अब हमें क्या निकालना है? 1 घंटे 40 मिनट में कितनी गति होगी थी, तो डिस्टेंस हमारी इतनी, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? चाल आ जाएगी। अब हमारा टाइम कितना, दूरी तो वही है, टाइम हमारा कितना? 1 घंटा 40 मिनट। 1 घंटा 40 मिनट को अगर हम घंटों में बदलेंगे तो 1 घंटा 40/60 करेंगे, तो ये एक सही 2/7, इसका मतलब है 5/3 आ जाएगा। तो टाइम हमारा कितना? 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 5 से काट दोगे 25 और 5 को 20, 3 60, तो 600 किलोमीटर पर आवर अब घंटे क्या हो जाएगी? गति आ जाएगी। देखो अगर आपको ना समझ में आया हो, समझ में आने वाली कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर यहाँ पे हमने पहले डिस्टेंस निकाल लो, तो डिस्टेंस आपका चाल कितनी है? 250 और टाइम 4 है, तो डिस्टेंस हमारी कितनी आ गई? 1000 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस आ गई। अब इसी डिस्टेंस को वो पूछ रहा था 1 घंटा 40 मिनट में कितना चाल से चलना पड़ेगा, तो चाल पूछी, तो v बराबर डिस्टेंस हमारी 1000 और चाल 1 घंटा 40 मिनट कितना होता है? 5/3। नीचे वाला 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो इसको ऊपर ले जाओगे, इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा? 600 किलोमीटर पर आवर। यही मैंने वहाँ पे भी किया था। आई होप आपके पास समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? एक वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आ गया, अभी तो अलग था क्वेश्चन को। एक वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित 25,000 रुपये की राशि अर्धवार्षिक रूप से समायोजित कितनी हो जाएगी? देखो वैसे तो आपको बचपन से पढ़ते आ रहे होगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक फॉर्मूला लगता है a बराबर p 1 + r/100 की पावर n, लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। हम कैसे लगाएंगे? एक वर्ष में 4%, हमें समय कितना दिया गया? 1 ईयर दिया गया है, और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4%। ये हमारा 4% प्रतिवर्ष है, समय हमारा 1 साल का। लेकिन उसने लास्ट में एक बात बोली कि अर्धवार्षिक रूप से। अर्धवार्षिक मतलब छमाही रूप, अर्धवार्षिक बोले या छमाही बोले, तो 1 साल में कितनी छमाही होती है? तो टाइम हमारा यहाँ कितना आएगा? हम इसको T1 मान लेते हैं, एक्चुअल टाइम। अगर हमारा यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट करना होता तो यही चलता, उसने एक वर्ड जोड़ दिया अर्धवार्षिक मतलब छमाही। तो हमारा टाइम कितना हो? 1 साल में कितना अर्धवार्षिक होती? 2, तो हमारा टाइम कितना हो गया? 2। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी छमाही कितनी होगी? R2 होगा स्लो, तो टोटल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो छमाही की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? उसकी आधी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2% हमारी क्या हो जाएगी? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमको सवाल लगाना है, तो ट्री मेथड आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? चलो मैं यहाँ पे एक बार एलिब्रेट कर दूँ। जैसे मान लो इस सवाल से एक चीज़ बताऊँ, ट्री मेथड कि 1000 रुपये आपका प्रिंसिपल है, और हमसे इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% दी गई है, और टाइम बोला कि 2 साल है। तो यहाँ से अगर हमसे कुछ भी पूछें कि पहले साल का ब्याज या दूसरे पहले साल का ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, या टोटल हमारा मिश्र धन कितना होगा, ये सब निकालने के लिए ट्री मेथड होता है। तो ट्री मेथड के लिए हमको क्या करेंगे? प्रिंसिपल हम यहाँ पे लिख लेंगे 1000, तो 10% लगाओ। 2 साल की लगाना, पहले साल की लगाओ। यहाँ पे फर्स्ट ईयर की लगाएंगे, ये पहला ट्री पहले साल के लिए। 1000 पर 10%, तो 10% मतलब 100 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे साल के लिए लगाना, देखो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, हमारे पास जितना भी पैसा जो भी है सब पे ब्याज लगेगा। तो ये देखो फर्स्ट ईयर का था, अगर हमें दूसरे साल में अगर ब्याज लगाने जाना पड़ेगा, तो दूसरे साल में ब्याज लगाने जब हम जा रहे हैं, तो देखो पैसा कौन कौन सा है? एक 1000 है, तो इस पर 10% लग जाएगा। 1000 पर 10% कितना आएगा? 100। ये 100 भी तो पैसा, इस पर भी तो ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज में यही तो होता है कि ब्याज पे ब्याज, तो इस पर 10% ब्याज लगेगा, तो 100 का 10% कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा।
10। हमसे देखो कुछ भी पूछ सकता है, अगर हमसे प्रिंसिपल प्रिंसिपल तो पता ही था, पहले साल का ब्याज पूछे चक्रवृद्धि में तो 100, सिर्फ दूसरे साल का पूछे तो 110, दोनों साल का कंबाइंड हमसे खाली ब्याज ही ब्याज पूछ ले तो 210, और हमसे अगर अमाउंट पूछ ले, मिश्रधन पूछ ले तो 1000 प्लस 210 कितना आ जाएगा 1210। 1000 प्लस 210 कितना आ जाएगा 1210। सबको बात समझ आ गई? और चाहो तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाते, P1 प्लस R अपॉन 100, P आपका 1000 हो जाएगा, R 10 है तो 11/10 आ जाएगा, समझ रहे बात? उसका स्क्वायर करोगे तो यहाँ से भी आपका 1210 आएगा। लेकिन ये मेथड बहुत अच्छा है, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इसी मेथड का यूज़ करते हम ये सवाल लगाएंगे, फार्मूले में नहीं घुसेंगे ज़्यादा हम। चलो अब देखो हमारा यहाँ प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, प्रिंसिपल कितना दे रखा है 25,000, बड़ा हैंग करा लैपटॉप। ठीक है, अब इस पे 2 बार का लगाना, 2 बार में लगाना, तो पहले साल का 2% लगाना है, तो 25,000 का 2% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा। 2% कितना आ जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब दूसरे साल का जब हम निकालने जाएंगे तो हमारे पास जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हमारे पास होगा सब पे लगाएंगे। तो इस 25,000 पे लगाओगे 2%, तो 25,000 का 2% 500, और इस 500 पे भी तो लगेगा, ब्याज पे ब्याज लगता है, तो 500 पे 2% 10 रुपए। हमसे कितना पूछा, कितना अमाउंट कितनी हो जाएगी अमाउंट, तो 25,000 था और 1000 और 10, 1010 रुपए हमारा इंटरेस्ट मिल गया, तो 26,010 रुपए हमारा क्या बन गया, अमाउंट टोटल बन गया। तो हमारा टोटल अमाउंट कितना बन गया 26,010 रुपए। आई होप आपके पास समझ में आई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5 देखो 6561 के वर्गमूल की देखो हम एक बात आपको बता दें, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो 1 से लेकर 100 तक वर्ग, 1 से 50 तक घन, कम से कम 1 से 30 तक पहाड़े आपको याद होने ही चाहिए, तभी आप सवाल जल्दी से लगा सकते हो। इसने बोला 6561 के वर्गमूल की गणना की जाती है तो संख्या आप स्वयं के वर्गमूल द्वारा विभाजित की जाती है पढ़ा है। तो 6561 का वर्गमूल बताइए कितना होता है 81। अब बोला यह संख्या मतलब 81, यह संख्या अपने स्वयं के वर्गमूल से 81 के वर्गमूल कितना 9 से डिवाइड की जाएगी तो परिणाम कितना आएगा 9 आएगा। क्या था इस सवाल में, कुछ भी नहीं था, 2 नंबर देखे गया। 65 से 61 का वर्गमूल 81, अब इसका वर्गमूल 9, इससे डिवाइड करोगे आंसर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है जो कि सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा करता है। देखो इसमें मैं आपको चीज बताऊं, इसमें फार्मूला चलता है टोटल वर्क अपॉन टाइम इनटू इफिशिएंसी। इसका मतलब कुल कार्य बराबर आपका होगा समय इनटू क्षमता। ये आपका वर्क एंड टाइम का होल एंड सोल है, इसी पे सारे क्वेश्चन आपके लगते हैं। अब उसमें देखो हम ए बी और सी लिख लिया, उसने बोला ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल, अगर हम बी को 1 माने तो ए 2 गुना कुशल। फिर आगे उसने क्या बोला, जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसने बोला जो ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल है, जो का मतलब बी की बात कर रहा, बी सी की तुलना में 3 गुना कुशल है, बी सी की तुलना में 3 गुना कुशल। अब सी को क्या लें, दिक्कत हो जाएगी, तो हम क्यों ना इसको 1 माने, इसको 3 कर दे, ये 2 गुना ये 6 कर दे, हमारा पूरा बन जाएगा। देखो ए बी की तुलना में 2 गुना कुशल हो गया, 3 गुना 6, और बी सी की तुलना में 3 गुना कुशल हो गया। अब उसने पूछा यदि सी अकेले कार्य को 30 दिन में पूरा करता तो सब मिलकर कितने साथ करेंगे, तो पहले हम टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क हमारा कितना होगा, समय सी की सिर्फ बात कर रहे हैं तो टोटल वर्क हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, सी से निकालना, तो सी कितने दिन में करता है 30 दिन में, तो सी का देखो समय कितना आ गया 30 दिन, और क्षमता सी की कितनी 1 है, तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 30 यूनिट आ गया। अब पूछ रहा है तो अगर तीनों मिलकर लगा करना है तो कार्य कितने समय में कंप्लीट होगा। अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना है, यहाँ से अगर टाइम निकालना है तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क हमारा कितना 30 यूनिट, वर्क कितना 30 यूनिट अपॉन एफिशिएंसी, सब एक साथ तार करेंगे तो सबकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी, 6 3 9 1 10, तो हमारा टाइम कितना लगेगा 3 दिन में वो कार्य क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 6 था, 7 कराना है। एक छात्र के अंक 68 के बजाय 88 दर्ज किए गए, इस कारण छात्र के औसत में 0.5 की वृद्धि हुई। कक्षा में छात्रों की संख्या, तो एवरेज फॉर्मूला सबको पता होगा, कुल मान बटे संख्या। अब समझो बात, इसका कहने का मतलब कोई क्लास होगी, क्लास में बहुत सारे छात्र होंगे, ये ऐसे अनगिनत छात्र होंगे, उसमें से कोई एक छात्र के 68 अंक आने थे, लेकिन आए 68 अंक, गलती से 88 लिख लिए गए। इसका मतलब 20 अंकों का इजाफा हो गया। आए 68 थे, उसकी जगह 88 दर्ज कर लिए, 20 अंकों का इजाफा हो गया। अच्छा, एवरेज में क्या होता है, जो भी इजाफा होगा वो सभी छात्रों में जाएगा। उसने बोला इस कारण कक्षा का औसत 0.5 बढ़ गया। इसका मतलब जो 20 गलती से एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ये जो 20 गलती से एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं, ये सारे बच्चों में डिवाइड होंगे, और सारे बच्चों में डिवाइड कितने हुए, 0.5। ये जो 20 एक्स्ट्रा बढ़ा है, सारे बच्चों में 0.5 डिवाइड होंगे, सबका एवरेज 0.5 बढ़ गया ना, इसी 20 के कारण तो बढ़ा है, लेकिन कितने बच्चों का बढ़ा है 0.5, ये हमें पता लगाना है। तो ये 20 जो है कितने बच्चों को, इसको 0.5 से सिंपली डिवाइड कर दो, 40 बच्चों का बड़ा है 0.5। कितने सिंपल तरीके से आपका आंसर आ गया। देखो उसने बोला कि 68 की जगह 88 दर्ज हो गया, इसका मतलब कि 20 एक्स्ट्रा आ गया। इस 20 एक्स्ट्रा होने के कारण सबके औसत में 0.5 का इजाफा दर्ज किया गया। तो ये जो 20 है यही तो सबने बटा होगा, तो 0.5। तो ऐसे कितने बच्चे थे जिनको 20 के कारण सबको 0.5 एक्स्ट्रा मिल गया। तो हम 20 को सिंपली 0.5 से डिवाइड करा देंगे, हमारे कितना आंसर आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेवन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना किया जाए तो लाभ 5 गुना हो जाता है। लाभ ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो सबको पता होगा। और प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100, ये भी सबको पता होगा। ठीक है, अब समझे मेरी बात। उसने बोला देखो यहाँ पे अगर हम ये लिखें एस पी माइनस सी पी, ये हमारा मान लो प्रॉफिट 1 है। अगली बार उसने क्या बोला, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दीजिए, अगली बार एस पी अगर 3 गुना कर दें तो प्रॉफिट हमारा 5 गुना हो जाता है। इसका मतलब ये जो P2 है, ये देखो P1 मतलब पहला वाला प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी, अगर हम सेलिंग प्राइस को 3 गुना कर दें तो हमारा प्रॉफिट 5 गुना, मतलब ये वाला प्रॉफिट 5 गुना होगा। तो अगर इसको 5 गुना कर दें बराबर हो जाएगा। समझे मेरी बात, अगर कहीं पे 5 लिखा हो 25 लिखा, हम बोल रहे हैं कि 25 5 का 5 गुना, ये 5 गुना है, तो इसको 5 गुना करने से हमारे दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगी। दोनों इक्वेशन क्या होंगी, बराबर हो जाएंगे। तो वही हमारा हमने ऊपर किया कि यहाँ पे जो हमारा है प्रॉफिट 5 गुना हो रहा है, तो इसको 5 गुना करेंगे, हमारा बराबर हो जाएगा। तो 5SP माइनस 5CP बराबर 3SP माइनस CP। अब देखो SP इधर लाओगे तो 5SP में से 2SP 3SP गया तो 2SP बचा, और CP उधर ले जाओगे तो एक CP चला जाएगा तो 4CP बचेगा। CP अपॉन SP निकालोगे आप तो ये तो 2 दूना 4 हो ही जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/2। कोई चीज़ 1 की थी और 2 में चली गई, इसका मतलब 100% प्रॉफिट हो गया। 1 की थी 2 में चली गई, कितना प्रॉफिट हो गया, 100%। अदरवाइज आप प्रॉफिट परसेंट हमने ये जो फॉर्मूला बताया यहाँ से भी निकाल सकते हो। प्रॉफिट कितने का हुआ, 1 का, और सेलिंग कॉस्ट प्राइस 1 था इंटू 100, यहाँ से भी हमारा कितना आ जाएगा, 100% आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 9, ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है, इसे देखना पड़ेगा। देखो जोड़ घटाने का क्वेश्चन है आपका। एक्स के बैंक खाते में 86 रुपये 54 पैसे शेष हैं। 55 रुपये 32 रुपये जमा करने पर और 84 रुपये 33 रुपये निकालने के बाद शेष राशि। देखो पहले उसके खाते में 86 रुपये 54 पैसे थे, 55 रुपये 31 उसने जमा किए, तो कितने हो गए, 4 1 5 5 3 8 6 5 11 8 13 1 14 141 रुपये 85 पैसे हो गए। अब इसने 84 रुपये 33 पैसे निकाल लिए। 5 में से 3 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 7 4 11 8 5 13, 57 रुपये 52 पैसे अब इसके अकाउंट में क्या बचे, शेष बचे। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं 10वां।
10 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने इस हिसाब से। मैं लाया तो सारे क्वेश्चन था, लेकिन लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है। और आपको मैं बता दूं, एक टेक मैं इस क्लास का ले चुका था, वो पूरा सेशन हैंग हो गया मेरा। अब पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आई डोंट नो। बोलना है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाज्य है 16 से विभाजित किया जाता है, शेषफल बताइए। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे पहले 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। अब देखिए 13 से विभाज्य नहीं है, तो 13 का पहाड़ा पढ़ो, पहाड़ा याद होना चाहिए। 13 104, इसका मतलब 100 के आसपास 104। आपके तो 93 भी ले लो, 91 तो दो डिजिट हो गया ना। अब 13 104, अगला वाला कितना हो जाएगा, 104, ये हो गया। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 13 से विभाजित 104। अब इसको 16 से विभाजित कर दो, शेष बताओ। 16 85, 16 96, 16 96, इसका मतलब 8 बचेगा। आप देखो बचपन में ऐसे नहीं करते थे, 104 को 16 से डिवाइड करो, 16 96, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 शेष बच जाएगा। आपको मेरी बात समझ में आ गई, सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आज यहीं पे रखते हैं, हमारे 10 सवाल हुए। और अगर आपको इन 10 सवालों का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, जरूर कमेंट करके बताइए और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगती है क्लास में, ये ऐसा बताना चाहिए और ये करना चाहिए, तो मैं वो भी इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तब तक आपका काम क्या है, पढ़ना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।